गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने हाइपरबोला के बारे में जाना और समझा था कि उसके इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक है, जो बेसिक इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन है हाइपरबोला के बारे में वो हमने जाना था। और आज के क्लास में मैंने कहा था कि कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सभी का कॉपी निकालिए। लिखिए। आप लोग मिसलेनियस भी सॉल्व कीजिएगा, उसमें पैराबोला और इलिप्स पे बेस्ड क्वेश्चन है जो डेली लाइफ के एप्लीकेशन पे है ना। जैसे कि कोई ब्रिज है, ठीक है, तो उसको जो सस्पेंडिंग होता है रॉड, उसका जो है सो आर्क पैराबोलिक शेप का होता है, तो फिर कोई पॉइंट का आपका लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इलिप्टिकल पाथ जो होता है कभी कभी बनता है किसी मोशन में, तो फिर उसका इक्वेशन इस तरह से जो मिसलेनियस में क्वेश्चन सब हैं अच्छे अच्छे आप लोग इसको बनाइए। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा उसमें। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। लिखिए आप लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। whose foci are plus minus 4,0, whose foci are plus minus 4,0, and the length of lattice rectum is 12 units. क्या क्या दिया हुआ है? फोसाई, ठीक है, F1, F2 कितना है? प्लस माइनस 4,0, और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 12 इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय कितना है? 12 यूनिट्स। ठीक है, अब हमको ये पता है, ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? सी पता चल जाएगा, फोकल लेंथ है ना। ये हाइपरबोला है और हमें जो है ये मालूम है, ये है -4,0 और ये है 4,0। तो ये मान लीजिए F1 है, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं F1 4,0, सॉरी -4,0 एंड F2 4,0। ठीक है, तो OF1 इक्वल्स टू OF2 इक्वल्स टू C इक्वल्स टू क्या होगा? 4 यूनिट होगा, है ना। उसके अलावा यहाँ पे C जो है, हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हाइपरबोलिक इक्वेशन में हमें जब तक A और B पता नहीं रहेगा तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। A और B, अगर बताइए C जो है उसको A और B के टर्म में कैसे लिखते हैं? C इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे
ये वैल्यू जो है वो 4 यूनिट दी हुई है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 यूनिट। ठीक है, अब जो है हम इसका यूज करेंगे, सॉरी 16 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बी स्क्वायर कितना होगा, 12a/2। ठीक है, इक्वल टू 6a यूनिट्स। यहाँ से इस रिलेशन से इसको यहाँ पे रख दें, इसको यदि 1 मान लें, फ्रॉम 1 a स्क्वायर प्लस 6a इक्वल टू 16 a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू -8 और a इक्वल्स टू 2 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो -8 पॉसिबल है नहीं, -8 पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये होगा। ठीक है, अब a होगा इतना, तो b का वैल्यू कितना होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6a, यानी कि 6 इंटू 2 यानी कि 12 स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, सॉरी हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना निकला, 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 12 इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 12 इक्वल्स टू 1। ये जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, दिया हुआ था कि फोसाई का कोऑर्डिनेट दिया था और दिया था लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का जो हमें रिलेशन पता है बी और ए के टर्म में, उससे हम क्या निकाल लिए, दोनों में से कोई एक है ना क्वांटिटी को निकाल लिए और उसको हम यूज करेंगे एक दूसरे रिलेशन में। ठीक है, वी नो दैट C इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे हमें ये पता चलेगा, बी स्क्वायर रिलेशन को यूज करेंगे तो ए का वैल्यू -8 और ए का वैल्यू 2, तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, तो हम फिर इसको यूज करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए।
हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई of the hyperbola whose eccentricity is 5/3 and vertices are 0, plus minus 6. इजी, जल्दी से बताओ। एक्सेंट्रिसिटी दिया हुआ है और वर्टिसेस दिया हुआ है, हमें फोसाई बताना है। ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? ये हाइपरबोला वर्टिकल है। वेरी गुड, क्योंकि वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट y एक्सिस के अलोंग है, उसी अलोंग फोसाई का भी कोऑर्डिनेट होगा। c/a वैल्यू दी हुई है, a का वैल्यू दिया हुआ है, c पता कीजिए और कोऑर्डिनेट्स बताइए। c कितना आया? 10। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0, plus minus 10। c/a दिया हुआ है, कितना है? 5/3 है, और a का वैल्यू दिया हुआ है। बोलो कैसे? वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ओरिजिन से 5 ऊपर 5 नीचे, तो जो वर्टिसेस से जो ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस है, एक वर्टेक्स से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, या सेंटर क्या डिस्टेंस, उसको लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, सॉरी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस को ए कहते हैं, ठीक है। ये तुमको पता चल गया। 5 नहीं, क्या नहीं हुआ तुम लोगों से? ओके, देखो देखो देखो, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस है 0, plus minus 6। तो ये जो होगा वर्टेक्स, ये क्या होगा? 0, 6। और ये जो है, मान लो इसको a, इसको मान लो b, ठीक है। और ये क्या है? ओरिजिन, जो कि सेंटर ऑफ हाइपरबोला है। अब यहां जो है ये होगा 0, -6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे OA है ना, इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू A इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस
इक्वल्स टू कितना होगा, ये 0 0 है, ये 6 है, तो 6 हुआ, समझे। ऑल्सो गिवन E is equals to C by A is equals to 5/3। ए हमारा 6 यूनिट है, सी निकलेगा C/6 is equal to 5/3। C is equals to 5/3 into 6 equals to 10 यूनिट्स। C क्या है, C हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। तो हमें सेंटर ऑफ हाइपरबोला से ऊपर और नीचे, ये मान लो F1 है और ये हमारा F2 है, तो ओरिजिन से 10 यूनिट ऊपर जाएंगे और 10 यूनिट नीचे आएंगे। 10 यूनिट ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 0,10, और नीचे आएंगे तो 0,-10, ठीक है। इसीलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई F1, F2 इज इक्वल टू 0, ±10। यही बहुत आसान क्वेश्चन था ये, है ना। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, a hyperbola passes through point 2, 3. A hyperbola passes through point 2, 3, and its foci are at 0, ±√10, 0, ±√10. Find its equation. Find its equation.
passes through 2,3। जब कोई कर्व किसी पॉइंट से पास होता है तो वह पॉइंट उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपको हाइपरबोला का इक्वेशन पता है, उसमें इस पॉइंट को रखिए, तब आपको एक इक्वेशन मिलेगा। दूसरा इंफॉर्मेशन आपको फोकल लेंथ के रूप में दिया है। फोकल लेंथ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला रिलेशन मिलेगा। इससे दो रिलेशन पता चलेंगे ए और बी के बीच, लीनियर इक्वेशंस। हाइपरबोला का क्या है इक्वेशन? वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू, एक्स और वाई की वैल्यू दी है, क्या है? एक्स कोमा वाई 2,3। एक्स की जगह 2 रखिए, वाई की जगह 3 रखिए। मिल रहा है इक्वेशन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, या बी स्क्वायर माइनस ए, इसी तरह से कुछ, समथिंग लाइक दैट। कैसा हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। सिद्धांशु हॉरिजॉन्टल बनाया है। फोसाई दिया है ना, देखो फोसाई में कौन सा कोऑर्डिनेट है सुधांशु? फोसा है 0, प्लस माइनस √10, तो वाई कोऑर्डिनेट दिया है ना। मिल गया? कितना है? ओ, ये एक्चुअली 2,3 बताए थे ना। ठीक है, देखते हैं। एक्चुअली ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिर भी सॉल्व करते हैं। ये क्या है? वर्टिकल F1 0, √10, F2 0, माइनस √10। ठीक है, F1 F2 इक्वल्स टू 2C इक्वल्स टू √10 माइनस √10। ठीक है, C इज इक्वल्स टू 2√10/2 इक्वल्स टू √10। पहला इन्फॉर्मेशन जो दिया था वो ये है। C इक्वल्स टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है √10, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन निकला है। सेकेंड इक्वेशन क्या है? पासेस थ्रू 2,3, तो 2,3 विल सेटिस्फाई, है ना, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ओके, 2 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस, नहीं, ये एक्चुअली वर्टिकल हाइपरबोला है। तो वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन जो होता है वो होता है वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये शायद मैं नहीं बताया था लास्ट क्लास में, ये मिस कर गया था मैं, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस, जैसे इलिप्स नहीं होता, वर्टिकल इलिप्स में
बदल जा रहा था, वैसे यहाँ पे वर्टिकल हाइपरबोला है तो इक्वेशन बदल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ये होगा 3² बाय a² माइनस 2a² बाय b² इक्वल्स टू 1, या ये हो जाएगा 9 बाय a² माइनस 4 बाय b² इक्वल्स टू 1, या 9b² माइनस 4a² इक्वल्स टू a² b²। अब देखो हमें क्या ना एक टर्म को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक टर्म को यूज कर लेंगे। तो जैसे कि b² इज इक्वल टू 10 माइनस a², नाइन, तो हो जाएगा 10 माइनस a² माइनस 4a² इक्वल्स टू a² 10 माइनस a²। ठीक है, b² की जगह क्या यूज किए, 10 माइनस a²। ये हो जाएगा 90 माइनस 9a² माइनस 4a² इक्वल्स टू 10a² माइनस a⁴। अब सबको एक तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा a⁴, तो इसको उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा 13 माइनस 10 माइनस 13 माइनस 10, नीचे 8⁴ माइनस 18a² माइनस 5a² प्लस 90। तो a² इज इक्वल टू 18, a² इज इक्वल टू 5। अब ये बताओ a² इक्वल टू 18, तो लगभग ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या c² बड़ा नहीं हो जाएगा, c² 10 है और a² हमारा 18 आ रहा है, तो ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल है ना। हमारा देखो यदि सुनो, यदि c जो है बड़ा है a से, तो c² ज्यादा बड़ा होगा ना a² से, हम स्क्वायर लगा रहे हैं, c a से बड़ा है तो c² तो डेफिनेटली ज्यादा बड़ा होगा, और यहाँ क्या आ रहा है a² बड़ा आ रहा है, ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा, ये होगा पॉसिबल। तो a² इक्वल टू 5 होगा। a² 5 आया तो b² कितना आएगा, b² इक्वल टू 10 माइनस a² इक्वल टू 10 माइनस 5। यहाँ इसका रीजन लिख देना, ठीक है, क्योंकि c² इज ग्रेटर देन a² इक्वल टू 5। Therefore, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज क्या हो जाएगा, y² बाय 5 माइनस x² बाय 5 इक्वल्स टू 1।
ओके, वंस अगेन देखो यहाँ पे, सुनो, ध्यान दो। क्वेश्चन में दिया था फोसाई का कोऑर्डिनेट है 0, ±10 √10, ठीक है, 0, ±√10। ये क्या बताता है? वर्टिकल हाइपरबोला है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, x 0 है, ये वर्टिकल हाइपरबोला है, और वर्टिकल हाइपरबोला है, और साथ यह दिया हुआ कि ये पास होता है 2, 3 से, ठीक है। तो ये कोई ऐसा पॉइंट यहाँ पे मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, जैसे 2, 3 से ये पास हो रहा है। तो 2, 3 से पास हो रहा है तो निश्चित रूप से इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये जो हमें सी वैल्यू दिया हुआ है, फोसाई दिया हुआ है, तो इससे हम सी निकाल सकते हैं। तो सी का जो वैल्यू है उसमें हम इस रिलेशन को रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक वैल्यू मतलब रिलेशन इस प्रकार से निकलेगा, जैसे कि a² + b² है, सी को हम इस प्रकार से रहे हैं, तो a² + b² को हम इस टर्म में, a के टर्म में लिख लेंगे। आगे जो है 2, 3 हाइपरबोला में है, हाइपरबोला पर, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y² / a² - x² / b² = 1, ठीक है। वर्टिकल है ना, तो इक्वेशन बदल जाएगा। इक्वेशन देखो, x² / a² किस में होता है? हॉरिजॉन्टल में। तो a क्या है? लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना, बोलो। तो ये y के अलोंग है ना, तो y के नीचे ये आ जाएगा, ठीक। तो y / a² - x / b² = 1। y और x, तो y की जगह 3 रखेंगे और x की जगह 2 रखेंगे, और तब हमें a और b के टर्म निकल रहा है। अब यहाँ पे जो हम b² का रिलेशन निकाले थे वो हम रख देंगे, ठीक है। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a² के 2 वैल्यू आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से। यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा c² आ रहा है 10, c = √10, तो c² = 10 हुआ। तो 10 और 18 में कौन बड़ा है? 18 बड़ा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो c² बड़ा होना चाहिए a² से, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि a² 5 है, तो 10 बड़ा है 5 से, ठीक है। इसीलिए a² की वैल्यू हम रखेंगे और उसको डिस्कार्ड कर देंगे, फिर हम b² की वैल्यू निकालेंगे, और तब हम a और b की जगह इनको रख देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। लिखो सर। आई थिंक एंड होप यू अंडरस्टूड। ऑलराइट, आप लोगों में से कितने लोग 26 में जी का अटेम्प्ट लेंगे? जेई का अटेम्प्ट लेंगे? नहीं, सभी नीट एस्पिरेंट है। नहीं, और ये नेक्स्ट ईयर तक क्या पता आपकी थिंकिंग थोड़ी शिफ्ट हो जाए। हो गया?
नोट पीछे पास कर दो, सुनो ना, हर्ष नोटबुक पीछे पास कर दो, मैं रब कर देता हूँ। लेट आए हो ना, थोड़ा टाइम कंस्ट्रेन है, मैं रब कर देता हूँ। ओके, सभी लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पेज में हेडिंग लिखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी को। अभी तक हम लोग जो भी ज्योमेट्री में पढ़े हैं वह प्लेन के अंदर आता है, ठीक है। कोई भी कर्व है वह प्लेन में है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है, जिसमें 2 एक्सिस हैं। उससे क्या होता है कि एक प्लेन फॉर्म होता है, उस प्लेन में कोई सा भी पॉइंट लोकेट करते हैं, वो पॉइंट जिस प्रकार से मूव करता है उसके पाथ को ट्रेस करते हैं और इस हिसाब से हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल कर्व्स बनते हैं। तो उनके इक्वेशन को पढ़ते हैं और साथ ही साथ उसके बारे में फर्दर स्टडी करते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है। सो अब देखो 3 डायमेंशनल में क्या होगा कि प्लेन नहीं होगा, जो टर्म है वो प्लेन से रिप्लेस हो जाएगा स्पेस से, ठीक है। दिस इज स्पेशियल ज्योमेट्री। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग स्पेस में बात करते हैं। अब जैसे कि कोई पॉइंट है, ठीक है, जैसे कोई पॉइंट जो है, मान लो कि इसका हम ढक्कन लेते हैं, ये अभी कहाँ है, स्पेस में है, 3 डायमेंशनल स्पेस में है। अब इस पॉइंट को लोकेट करना है, अब यहाँ पर ये है। तो यदि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एक्सिस पे मूव करते हैं, फिर दूसरे एक्सिस पे मूव करते हैं, तब पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर पहुंचने के लिए हम लेंथ के अलॉन्ग चलेंगे, विड्थ के अलॉन्ग चलेंगे, फिर हाइट में भी चलना पड़ेगा। सो द नेम 3 डायमेंशन, ठीक है, इसी से 3 डायमेंशन नाम आता है। तो जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं उसमें 2 एक्सिस होते हैं इस प्रकार से और 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है। आप लोगों की तरफ ये हुआ दायां, ठीक है, ये हुआ ऊपर, तो ये बता रहा है पॉजिटिव और ये बता रहा है पॉजिटिव को, ठीक है। अब जो है इसमें आपको 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से मिलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और जिधर जो पॉजिटिव है उस हिसाब से कोऑर्डिनेट को नोमेनक्लेचर किया जाता है, जैसे प्लस प्लस इधर, माइनस प्लस इधर और इधर प्लस माइनस, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि एक्स एक्सिस आपके अलॉन्ग हो और वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस इधर हो। तो एक तीसरा जो डायमेंशन होगा वो ऊपर और नीचे का होगा, एक आपके तरफ सामने और पीछे, एक दाएं और बाएं, और तीसरा ऊपर और नीचे। ये हम थर्ड डायमेंशन को लगाएं, ठीक है। तो अब जो यहां पर है 4 क्वाड्रेंट, तो सामने से आपको पता चल रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और सामने और पीछे के कारण 4 और क्वाड्रेंट पीछे की तरफ बन रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट आगे की तरफ, 4 क्वाड्रेंट पीछे की तरफ। इमेजिन कर पा रहे हैं, ठीक है। एक और अप्रोच लें इसको समझने के लिए, एक कॉपी दीजिए, लाइए।
एक मिनट। ये चार मतलब ये प्लेन है, दो प्लेन, ठीक है। इस प्रकार से एक प्लेन वर्टिकल है और एक प्लेन हॉरिजॉन्टल है। इस प्रकार समझिए, एक प्लेन हॉरिजॉन्टल और एक प्लेन वर्टिकल है, ठीक। अब एक हम क्या करते हैं, एक प्लेन जो इस सभी प्लेन के परपेंडिकुलर है उसको ऐसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है कि एक यहां बनता है, एक ऑक्टेंट बनता है, मतलब क्वाड्रेंट को डिवाइड कर रहे हैं तो ऑक्टेंट बनता है, 4 दूनी 8। तो फिर देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट, एट्थ ऑक्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पर एक प्लेन इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो एक इधर बन रहा है खाना, एक इधर, मतलब एक बॉक्स है ना, उसको आप क्या कर रहे हैं, एक ऐसे समझिए कि एक स्क्वायर बॉक्स है, उसको आप 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और सबको इस प्रकार से असेंबल कर रहे हैं। तो जो 8 बनेंगे ना तो उसमें इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जो है इन्हें ऑक्टेंट्स कहते हैं। तो इसको 2 डायमेंशनल स्पेस में, मतलब ये हमारे पास क्या एक प्लेन है, अब इसको दिखाएंगे तो कि क्या हो जाएगा कि हम अगर सामने से दिखाएंगे, ठीक सामने में, तो क्या हो जाएगा कि हम तीनों पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना। और अगर ठीक सामने से अगर आपको दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मैं सर्कल दिखा रहा हूं और सर्कल में पॉइंट दिखा रहा हूं, याद रखिए ये है ना किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स एन एरो विच पॉइंट्स टुवर्ड्स यू, ठीक है। ये एक एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। और अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये एक ऐसे एरो को डिनोट कर रहा है जो पॉइंट्स अवे फ्रॉम यू, जो आपसे पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसी 3 डायमेंशन को ऐसे शो करूं कि जो एक वर्टेक्स है, सॉरी एक एक्सिस है, वह ठीक आपके परपेंडिकुलर इस प्रकार से जाए तो पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करते हैं, ऐसे करके, मतलब ये है, उसको ऐसे शो करते हैं। जब ऐसे शो करते हैं तो जो थर्ड एक्सिस है उसको दिखाना संभव है। अब चूंकि कन्वीनियंस के लिए ये x, ये y और ये z, है ना, x y z। अब जो है ये कमरा है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, यहां पे हम कोई कॉर्नर लेते हैं जो कि फर्स्ट ऑक्टेंट को दर्शाए। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होना चाहिए, आगे, दाएं, ऊपर, कौन सा कॉर्नर है, आगे, दाएं और ऊपर। वो पीछे नहीं आ गया आपकी तरफ से, ये कॉर्नर, इसमें इस पर जो वो वाला जो कॉर्नर है, वो जो एक्सिस है वो आगे की तरफ है, उस पॉइंट से आगे की तरफ एक, उस पॉइंट से दाएं की तरफ है, उस पॉइंट से ऊपर की तरफ है। वो कॉर्नर जो है, इमेजिन कर पा रहे हैं, उस कॉर्नर से जो वो जो आपका एज दिख रहा है, वो जो किनारा दिख रहा है, उसको आप एक्सिस मान लीजिए। तो वो एक्सिस क्या है, आपकी आगे की तरफ है, ये वाला जो एज है या एक्सिस है वह दाएं की तरफ है ना, आपकी तरफ से, और एक जो है ऊपर, ऊपर की तरफ है। यहाँ पे कोई भी कॉर्नर लेंगे ऊपर वाले को छोड़ के, सब ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब उसके अलावा अगर और कोई लेते हैं तो या तो एक पीछे हो जाएगा या तो एक बाएं हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, इस कॉर्नर से क्या आ रहा है, ऊपर और सामने थोड़ा, पर इधर क्या हो रहा है, बाएं हो रहा है, ठीक है। तो हम रेफरेंस के लिए, समझने के लिए इस क्लास को, वो कॉर्नर को लेंगे एज टू अंडरस्टैंड इन फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट समझते हैं। तो अब ऑक्टेंट कितने हैं, ऑक्टेंट 8 हैं, फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अब यह जानते हैं कि किस ऑक्टेंट में कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। याद रखिए, आगे पॉजिटिव, ठीक है, दाएं पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। इसका उल्टा, पीछे नेगेटिव, बाएं नेगेटिव और नीचे नेगेटिव। अब फर्स्ट, सॉरी, इधर लिखते हैं, ये x, ये y और ये z, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों पॉजिटिव होगा, होगा ना। फर्स्ट ऑक्टेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट लेकिन आगे से, है ना, जो हम आपको समझाए थे। फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होगा, जो हम क्वाड्रेंट का जो दो भाग किए थे उसमें आगे। तो ध्यान दीजिए, आगे होगा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा ना। और पीछे होगा तो सब निगेटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव। अब इसी को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सिक्स क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है ना, क्योंकि वही क्वाड्रेंट है, उसी का रिपीट हो रहा है लेकिन पीछे की तरफ से हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तीनों नेगेटिव, और सॉरी सेवेंथ क्वाड्रेंट में, एथ क्वाड्रेंट में जो होगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इतनी बात आप लोग समझे, ठीक है। मैं दो तरीका से अप्रोच से समझाया, एक एक्सिस बेसिस पे और एक प्लेन बेसिस पे, है ना। कि हम एक्सिस पे कैसे समझेंगे थ्री डायमेंशन को, क्योंकि तीन एक्सिस के अलोंग हो रहा है, ठीक है, एक्स वाई जेड। और फिर हम प्लेन के बेसिस समझे। तो ये जो ऑक्टेंट्स बन रहे हैं, साइन कन्वेंशन इन ऑक्टेंट्स, तो जो ऑक्टेंट्स बन रहे हैं उनके साइन कन्वेंशन इस प्रकार से होंगे, ठीक। अब जो है एक मतलब एक पॉइंट और, एक्स एक्सिस पे y और z कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा ना। x कोऑर्डिनेट है, उस पर कोई भी y और z कोऑर्डिनेट का पॉइंट नहीं आ सकता है, क्योंकि ये x एक्सिस है। तो निश्चित देखिए वो क्या ओरिजिन है, वो कॉर्नर को पकड़ लिए तो वो क्या है, ओरिजिन है। अब ओरिजिन पे क्या होता है, तीनों जीरो होते हैं, x y और z तीनों जीरो होते हैं। अब हम x एक्सिस के अलोंग बढ़ेंगे तो y और z तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि x के अलोंग बढ़ रहे हैं ना। तो x एक्सिस पे y और z के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0। y एक्सिस पे x और z के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0। और z एक्सिस पे यस y और x और y इनके कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे, ठीक है। अब x और y इस एक्सिस को मिलाने से जो प्लेन बनता है, जो हमारा यहाँ फ्लोर है, वो क्या है, एक्स वाई प्लेन। x और y से मिलाने से क्या बनता है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। एक्स वाई प्लेन पे z कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, 0। फिर yz प्लेन पे ये जो है
वाई जेड, वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा? 0। और एक्स जेड प्लेन पे वो जो वॉल है उस पे वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा? 0। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, तो यदि मैं ऐसे लिखता हूं 2,0,4 ये किस प्लेन पे लाई करेगा, क्या बताएंगे आप? क्योंकि x और ये दोनों नॉन जीरो है, तो ये एक्स जेड प्लेन पे है, y 0 है। इसी तरह से मैं लिखता हूं 0,1,1 ये किस पे लाई करेगा? वाई जेड। फिर 1,7,0 ये किस पे लाई करेगा? ठीक, तो देखो जो भी नॉन जीरो वैल्यू है ना उस टर्म में बोलिएगा। अगर दो नॉन जीरो हैं तो वो प्लेन बनेगा, और यदि दो जीरो हैं तो वो क्या बनेगा? एक्सिस पर। ठीक है, तो जो नॉन जीरो है, तो अगर इस प्रकार से प्लेन और एक्सिस आप लोग कोऑर्डिनेट से समझ सकते हैं। एक कोऑर्डिनेट है, अच्छा इसको रिप्रेजेंट करना समझ गया ना, ऐसे एक्स वाई और जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। जो स्पेशियल जो होते हैं कोऑर्डिनेट, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड से। 2 4 7, ठीक है, ये पॉइंट है स्पेस में। 2 4 7 एक पॉइंट है स्पेस में। इस पॉइंट से हम एक्स जेड पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हम एक्स जेड पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो बताइए उस प्लेन पर उस परपेंडिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2,0,7। हम इससे क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन। एक्स और जेड दोनों टर्म रहेंगे और वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा 2,0,7। ठीक है, 2,4,7 इसी पॉइंट को लेते हैं और हम इसे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं टू वाई एक्सिस। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? y को छोड़ के बचा हुआ टर्म 0 हो जाएगा। 0,4,0,0 करेक्ट, 0,4,0। ठीक है, तो इतनी बात यहां तक कोई समझने में डाउट हुआ है? अभी तक जो बताए हैं वो सब क्लियर रहा है ना सभी को? ठीक है, इससे थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, इससे आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अच्छा इसे नोट करो, सभी को नोट करो इसको। नेक्स्ट पेज में लिखते ना, नया चैप्टर है ना ये, न्यू चैप्टर है ये।
बेसिक टर्मिनोलॉजी जो भी आएंगे उसमें आप देखिएगा सब कुछ सिमिलर रहता है, बस एक कोऑर्डिनेट जुड़ जाता है। जैसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये सब देखे थे, 9th क्लास में आता है सर। डिस्टेंस फार्मूला 9th क्लास में, 10th क्लास, 10th में। तो बस क्या होगा कि थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वाई जेड वो जुड़ जाएगा। कोई यहाँ पर स्टिक अवेलेबल होगा, स्टिक स्टिक समझाने के लिए देखना। अरे हाँ, है। अच्छा, उसको देख के आने दो पहले, तब तक हम देखते हैं। अरे बहुत बड़ा है। उसको बुला लो। क्या है? आओ आओ, हो जाएगा, इसी से हो जाएगा काम, बस समझाने के लिए। तो ज्यादा बड़ा था क्या? अच्छा, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बस। हो गया। ओके, डन।
हेडिंग लिखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस। तुम लोग रेगुलर आते नहीं हो, जिस दिन आते हो उस दिन, चलो ठीक। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस। देखो प्लेन के आगे ए वर्ड यूज करते हैं, आर्टिकल लगाते हैं, स्पेस में हम कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि स्पेस इज नॉट ए थिंग। ठीक है, दो पॉइंट जो हैं उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब देखो, मान लो कि दो पॉइंट है, एक इस सिरे पे है और एक इस सिरे पे, ठीक है। अब ध्यान दो, तो यहां पे इस प्रकार से हम इसको होल्ड करके रखें, ठीक। तो ये जो है, ये पॉइंट P को दर्शा रहा है, ये Q को दर्शा रहा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1, और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। अब ये बताओ, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये नीचे xy प्लेन है ना, xy प्लेन पर नीचे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो जो लाइन होगा, अगर हम उसको उस कॉर्नर से देखेंगे तो क्या वो लाइन इस लाइन के पैरेलल दिखाई देगा? सोच के बताना। यहां जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर और यहां से परपेंडिकुलर, ठीक है, जो दो पॉइंट मिलेगा, वो दोनों पॉइंट, जैसे कि मान लो हम यहां से ड्रॉ किए, एक है M एक है N, तो MN के बीच जो एक लाइन खींचेंगे, वो लाइन जो ड्रॉ करेंगे, वो लाइन क्या y एक्सिस के पैरेलल दिखाई देगा उस कॉर्नर से? हाँ, नो, वेरी गुड, वो नहीं दिखाई देगा, है ना। यदि वो प्लेन में रहता तो वह उसी के अलोंग दिखाई देता, पर ऐसे वो नहीं दिखाई देगा, ठीक। उसके बाद हमें XY प्लेन पर किसी भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता है? पता है ना, तो वो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब यहां जो है एक थर्ड डायमेंशन क्या जुड़ गया है? Z। थर्ड डायमेंशन क्या जुड़ गया? Z। तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू पता करेंगे कि यहां जो है, यहां से हम क्या करते हैं, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, उस ये वाले परपेंडिकुलर पे इस पॉइंट से एक अलग से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके और उस पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा, वो Z कोऑर्डिनेट में यह कितना ऊपर है पता चल जाएगा। ये पॉइंट इस पॉइंट के कंपैरिजन में Z कोऑर्डिनेट में कितना ऊपर है पता चल जाएगा, ठीक है।
और नीचे का जो लाइन है ये वाला लाइन, ये तो फिर वही डिस्टेंस होगा जो कि हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए प्लेन निकाले हैं। तो यदि हम इस लाइन को बेस और इस लाइन को परपेंडिकुलर मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस को रखते हुए हमको इस हाइपोटेन्यूज का लेंथ पता चल जाएगा। तो इस लेंथ को हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन। समझ में आया? इतनी बात सबको समझ में आई? कैसे किए? एक पहले 2 पॉइंट लिए, उन दोनों पॉइंट के बीच एक लाइन को मिला दिए, वहां से एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। फिर हमें पता है कि उसके बीच कैसे निकालते हैं, तो जो डिस्टेंस नीचे होगा उसी के फिर क्या किए, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे उस पे पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिए। तो जो डिस्टेंस नीचे होगा वही डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट का होगा। फिर ये निकालना हमको, ये मालूम कर लिए जो होगा Z2 माइनस Z1, ठीक। तो फिर इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस मान के इस हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ निकालेंगे वही होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है। देखो ये मैं ऐसे शो किया हूं कि लग नहीं रहा परपेंडिकुलर है, पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा होगा। ये क्या है? वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस और ये क्या है? एक्स एक्सिस, ठीक। अब यहां इस पॉइंट से इस पर जो देखो ये भी मैं तिरछा ड्रॉ किया हूं, यह भी जो है इसके पैरेलल नहीं दिखाई देगा पर इसके पैरेलल होगा यह, ठीक। तो अब यहाँ P से हम PM ड्रॉ किए, Q से हम QN ड्रॉ किए और इस पॉइंट से मान लो L यहाँ पे ड्रॉ किए। तो ये क्या है? यह भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये बताओ M का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 कॉमा y1 कॉमा n का बताओ, x2 कॉमा y2 कॉमा 0। तो डिस्टेंस m1 mn क्या होगा? mn x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, ठीक। ओके। अब जो है हम क्या किए हैं कि PL जो है वह परपेंडिकुलर टू QN ड्रॉ किए हैं। तो MN बराबर PL हो जाएगा। ठीक है, MN बराबर PL हो जाएगा जो कि सेम हो जाएगा, ठीक। L का कोऑर्डिनेट क्या होगा? L का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा y2 कॉमा z1, x2 कॉमा y2 कॉमा, क्या समझ पा रहे हो? ये जो लाइन है वो है ना इसी के अलोंग है ना, तो z तो बढ़ेगा, इस लाइन पर ऊपर बढ़ेंगे तो z बढ़ेगा कहां तक? z1 तक। पर x2 और y2 वही होगा। यहाँ पे देखो x1 और y1 वही है ना, और 0 से ये z1 तक बढ़ा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी x2 और y2 तो बढ़ेगा पर 0 से ये z1 तक ही बढ़ेगा क्योंकि z1 के से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये हाइट है वो इसी प्रकार से है, ठीक। इतना समझे सब? तो ये जो होगा पी क्यू वह ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एल स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर। बोलो
ऐसे लिख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, Z2 माइनस Z1 होगा। ये जो लेंथ होगा हमारा, देखो ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है, Z2 चेंज हो रहा है, बाकी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी, Z2 चेंज हो रहा है, बाकी दोनों सेम है। तो ये जो होगा लेंथ, ये लेंथ Z2 माइनस Z1 होगा, प्लस PL कितना होगा, एक्चुअली इसको ऐसे लिखते हैं ताकि PL स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर, तो PL स्क्वायर जो होगा वो यही हो जाएगा, होगा ना, mn जितना है इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस QL जो होगा Z2 माइनस Z1 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, नोट कर लो। देखो एग्जाम्पल 1, इससे पीछे के क्लास के तुम्हारे नोट्स हैं कंप्लीट सब? अच्छा, कॉपी लिखना, पीछे से लिख रहे हैं, नो प्रॉपर नोट्स। तुम तो नए हो, विशाल तुम लिखो।
बहुत कुछ मिसिंग लग रहा है, छोड़ छोड़ दिए ना। कंप्लीट ही होगा, मतलब यहाँ नहीं आते हो तो घर पे भी ये नहीं कि लेक्चर वीडियो सब देख के उसको कंप्लीट कर लें, है ना। 24 आवर्स के विदिन हो जाता है, थोड़ा सा कभी लेट होता है लेकिन वीडियो अपलोड हो जाता है। अगर एब्सेंट रह गए तो कंप्लीट कर लेना चाहिए ना। ये सब शो करता है तुम लोग सिंसियर नहीं हो, जो नोट्स भी कम से कम कंप्लीट नहीं किए हो, ये यही दर्शाता है। चलो लिखो एग्जाम्पल। प्रूव दैट, ठीक है एग्जाम्पल करो ना। प्रूव दैट द पॉइंट्स, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए 3, -2, 4, 3, -2, 4, B 1, 1, 1 and C -1, 4, -2 are collinear, are collinear। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे बनेगा, बनेगा ना, कैसे होगा? हाँ ऐसे ही कुछ प्रूफ करें, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। उसमें यह ऑब्जर्व करेंगे कि जो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वह इस प्रकार से है कि एक लाइन सेगमेंट दो लाइन सेगमेंट के, है ना, सम के बराबर है। इसके बाद मेरा सेक्शन फॉर्मूला बचता है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद लिमिट एंड डेरिवेटिव उसी क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।